कपल उनकी छोटी सी बच्ची को लेके फॉरेस्ट कैंपिंग में जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो बच्ची अकेली डरी हुई मिली। उसके पेरेंट्स आसपास नहीं थे और वो बच्ची कह रही थी कि उसकी मम्मी पेड़ के ऊपर है। क्या हुआ था उस जंगल में उनके साथ? साल 1985। 36 साल का माइकल रेमर बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम करता था। उसके बॉस के अनुसार वो काफी हार्डवर्किंग आदमी था। विंटर के महीने में रिपेयरिंग का काम नहीं होता था। उस टाइम इनकम के लिए माइक छोटा छोटा एनिमल को जंगल से पकड़ के बेचता था। ये जंगल निस्क्वाली रिवर के पास था और माइक का घर भी उस जंगल से दूर नहीं था। एनिमल पकड़ने का वो ट्रैप नदी के एकदम पास ही नहीं सेट किया जा सकता है, क्योंकि लोगों की पैर की आवाज से एनिमल्स डर के भाग जाएगा। इसीलिए वो ट्रैप्स जंगल के अंदर रिमोट इलाके में सेट किया जाता था। माइक पिछले 15 साल से ये काम कर रहा था। जंगल का हर एक इलाका उसे बहुत अच्छे से पता था। माइक की गर्लफ्रेंड 21 साल की डायना रॉबर्टसन और उनकी एक 2 साल की बेटी भी थी जिसका नाम क्रिस्टल। माइक और डायना की रिलेशनशिप कुछ स्टेबल नहीं थे। इनफैक्ट उसी साल अक्टूबर में डायना ने माइक के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया था। माइक उसे फिजिकली अब्यूज करता था। माइक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और गुस्से में उसने कई बार डायना पे हाथ भी उठाया। उनके बीच इतने इश्यूज और डिफरेंसेस थे, लेकिन उनकी बेटी क्रिस्टल के लिए दोनों ने समझौता कर लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। उसी साल दिसंबर में डायना माइक के घर शिफ्ट हो गई और क्रिस्टल को अपने पास पाके माइक भी बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद ही उन सब ने एक फैमिली कैंपिंग का प्लान बनाया, उसी जंगल में जहां माइक ट्रैप सेट करता था। 12 दिसंबर तीनों ने माइक की रेड पिकअप ट्रक पे कैंपिंग का सारा सामान ले लिया और निस्क्वाली रिवर के बराबर 30 मिनट ड्राइव करके कैंपिंग स्पॉट पे पहुंच गए। माइक ने अपना ट्रक रास्ते के साइड में पार्क किया। फिर वो तीनों पैदल चल के जंगल के अंदर चले गए। वो जगह काफी सुनसान था। उसी दिन दोपहर के बाद क्रिस्टल एक डिपार्टमेंट स्टोर की पार्किंग लॉट में घूम रही थी। वो जगह उनके कैंपिंग स्पॉट से 20 माइल दूर था। क्रिस्टल बहुत डरी हुई थी। उस स्टोर के एम्प्लॉय को पहले तो लगा ये बच्ची पेरेंट्स के साथ ही आई होगी, लेकिन कुछ वक्त बीत गए, कोई उस बच्ची को लेने नहीं आया। उस स्टोर के एम्प्लॉय ने बच्ची से पूछा उसकी नाम क्या है, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, वो कहाँ से आई है, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस आके फिर से वही सवाल पूछे उस बच्ची से, लेकिन वो बात नहीं कर रही थी। उस बच्चे को वहाँ से लेके पुलिस ने टेम्पोररी फोस्टर होम में रखने का अरेंजमेंट किया। न्यूज़पेपर में ऐड दिया गया कि किसी को भी अगर इस बच्ची के बारे में कुछ भी पता है तो वो पुलिस को कांटेक्ट करे। 2 दिन बाद क्रिस्टल की नानी न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देख के पुलिस को कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस को कांटेक्ट करने से पहले उन्होंने डायना और माइक को भी कॉल किया, लेकिन उन दोनों ने फोन नहीं उठाया। तब उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। क्रिस्टल को ऐसे छोड़ के वो दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अपनी नानी से मिलने के बाद पहली बार क्रिस्टल बात करने लगी। जब उसकी नानी ने पूछा कि उसका पेरेंट्स कहाँ है, तब उसने बताई मॉमी इज इन द ट्रीज। उसकी माँ पेड़ के ऊपर है। उसकी नानी को समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इससे ज्यादा क्रिस्टल और कुछ भी नहीं बता पाई। वो बस एक ही बात बोली जा रही थी कि मम्मी पेड़ के ऊपर है। उसकी नानी को और कुछ पता नहीं था, बस वो पुलिस को इतना ही बता पाए कि निस्क्वाली रिवर के आसपास जंगल में माइक कैंपिंग पे जाता था। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग कैंपिंग में गए थे, इसीलिए क्रिस्टल बार बार बोल रही है कि मम्मी पेड़ के ऊपर है। उसके नानी ने पुलिस को माइक के घर का एड्रेस दिया। माइक के घर पहुंच के उन लोगों ने देखा सारे लाइट्स ऑफ और दरवाजा लॉक्ड है और माइक का जो रेड पिकअप ट्रक है वो भी घर के पास नहीं था। इसका मतलब उसके पेरेंट्स घर पे नहीं है। उस पूरी जंगल को प्लेन से सर्च किया गया, लेकिन ना तो उन्हें कोई कैंप साइट दिखी और ना ही माइक का रेड ट्रक। पुलिस ने अपना सर्च बंद कर दिया और घर वालों को इंतजार करने के लिए बोले। 2 महीने बाद एक आदमी अपने डॉग को लेके वॉक पे गया था उस जंगल में। निस्क्वाली रिवर से 10 माइल दूर उसे एक ट्रक दिखा, लेकिन वो ट्रक
पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई थी, लेकिन इतना ज्यादा स्नो उस ट्रक के ऊपर जमा हुआ था, देख के लग रहा था कि वो ट्रक कई दिनों से वहीं पे था। उसने जब ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश की तब उसने देखा पैसेंजर सीट के ऊपर बहुत सारा खून। ये देख के ही वो डर गया। जल्दी से वहाँ से निकल के उसने पुलिस को कॉल किया। जब बर्फ को हटाया गया तब पता चला ये रेड पिकअप ट्रक है जो माइक का था। अब पुलिस ने उसी इलाके का आसपास सर्च करना शुरू किया और बहुत जल्दी उन्हें डायना की डेड बॉडी मिली। ट्रक के पास ही था उसका बॉडी। उसके बॉडी के ऊपर बर्फ का लेयर बन चुका था। उसे 17 बार चाकू मारा गया था और उसके गले पे था एक ट्यूब सॉक। वहाँ आसपास माइक का कोई साइन नहीं था, लेकिन ट्रक के अंदर एक फोल्डर मिला जिसपे लिखा हुआ था आई लव यू डायना। जब उस हैंडराइटिंग को पुलिस ने डायना के घर वालों को दिखाया तो उनका कहना था ये माइक के ही हैंडराइटिंग है। पैसेंजर सीट पे जो ब्लड था उससे ये पता करना मुश्किल था कि वो ब्लड किसका है, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका था। लेकिन वो लोग इतना पता कर पाए थे कि वो इंसान की खून है। पैसेंजर सीट पे खून, वो हैंड रिटन नोट और माइक का वायलेंट नेचर और माइक का ना मिलना, सब कुछ मिला के पुलिस ने कंक्लूड किया कि माइक ने ही डायना का कत्ल किया और वो वहाँ से भाग गया। लेकिन डायना के कत्ल होने से पहले उसी साल 10 अगस्त और एक कपल की उसी जंगल में कत्ल हुआ था। 27 साल की स्टीफन हरकिंस और उसकी गर्लफ्रेंड 42 साल की रूथ कूपर निस्क्वाली रिवर के पास ही फॉरेस्ट कैंपिंग पे गए थे। जहाँ से डायना की बॉडी मिली उनकी कैंप साइट वहाँ से 15 माइल दूर था और उनका कैंप माइक का सेट किया हुआ कुछ ट्रैप्स के बहुत करीब था। मिडनाइट को कोई उसके कैंप साइट में आके उन दोनों को गोली मार दिया। स्टीफन अपने स्लीपिंग बैग के अंदर ही था, जिसका मतलब उसको नींद में मारा गया था। रूथ की डेड बॉडी कुछ महीने बाद मिली, कैंप साइट से 1.5 माइल दूर। उसके नेक पे भी एक ट्यूब शॉक था और उसका नॉट भी बिल्कुल सेम जैसा डायना की गर्दन से मिला। इतना सारा सिमिलरिटीज देख के पुलिस को लगा कि ये एक ही आदमी होगा जिसने उन दो कपल को मारा और फिर डायना को मारा। और उन लोगों ने ये भी कंक्लूड किया कि माइक ही इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि माइक के पास भी एक गन था। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने बच्ची को कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहे थे। ट्रक से जो हैंड रिटन नोट मिला वो हैंडराइटिंग माइक का ही है, ये FBI प्रूव नहीं कर पाए। इस क्राइम का मोटिव क्या था? डायना के केस में हम समझ सकते हैं कि उसके साथ माइक का इश्यूज चल रहे थे और इसीलिए शायद उसने डायना को मार दिया। लेकिन उसने उस कपल को क्यों मारा? वो दोनों तो उसके लिए स्ट्रेंजर्स थे। क्या उन दोनों को उसने इसलिए मारा कि उनका कैंप साइट उसके ट्रैप के पास था? लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है ही नहीं किसी को मारने के लिए। माइक वायलेंट था, उसके ऊपर डोमेस्टिक एब्यूज का केस भी था। उस एरिया को वो बहुत अच्छे से जानता भी था। डायना और रूथ दोनों के गले पे वो ट्यूब सॉक एक ही तरह से नोट किया गया था। ये सब सिमिलरिटीज देख के पुलिस ने कंफर्म किया कि इस सब मर्डर्स के पीछे माइक का ही हाथ है। माइक के नाम पे अरेस्ट वारंट निकला, लेकिन पुलिस को प्रूफ करना था कि माइक जिंदा है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ पुलिस के पास नहीं था। ये केस धीरे धीरे कोल्ड केस बन चुका। किसी ने माइक को नहीं देखा या उसकी कोई खबर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे माइक वैनिश हो गया। 25 साल बाद 2011 में एक हाइकर उस जंगल के पास से गुजरते समय एक ह्यूमन स्कल देखा। उस एरिया को सर्च करके पुलिस को ह्यूमन जॉ बोन भी मिला। तब पता चला ये माइक का है। माइक की बॉडी की बाकी के हिस्से कभी नहीं मिले। सिर्फ स्कल से पुलिस ये पता नहीं कर पाई कि उसकी मौत कैसे हुई। जहाँ डायना की बॉडी मिली थी ये एरिया उस इलाके से बस 1 माइल की दूरी पे है। पैथोलॉजिस्ट ने इतना तो कंफर्म कर दिया था कि माइक की मौत उसी समय हुआ था जब डायना की मौत हुई थी। उसकी बॉडी जमीन के अंदर था, इसलिए पुलिस को वो तब नहीं मिली। फिर माइक वो किलर नहीं था, वहाँ कोई और सीरियल किलर था जिसे सिर्फ क्रिस्टल ने देखी थी। क्रिस्टल क्यों बोल रही थी कि उसकी माँ पेड़ के ऊपर है? इसका 2 मतलब हो सकता है। वो कहना चाहती थी कि उसकी माँ जंगल में है, या फिर उसकी माँ उस सीरियल किलर से भागते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ी थी। ये तो कंफर्म था कि माइक नहीं, उस जंगल में
कोई और सीरियल किलर घूम रहा है जिसके बारे में पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। माइक, डायना और रूथ स्टीफन के अलावा और 4 कपल की उस जंगल में मर्डर हो चुकी थी। मोस्ट रिसेंटली एक मर्डर हुआ था 2006 में। सारे केसेस में विक्टिम के गले से मिला था वो ट्यूब सॉक और उसको नॉट करने का सेम पैटर्न। आज भी वो सीरियल किलर शायद उस जंगल में खुला घूम रहे हैं।